अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं अपनी नई स्टोरी के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आप सबको नबीहा उर्दू हिंदी स्टोरीज़ में वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि नबीहा उर्दू हिंदी स्टोरीज़ में हमारा न्यू नॉवल, हमारी न्यू स्टोरी क्या है। सबज रुतों का मौसम, ये लिखा है साइमा अकरम ने। पंजाब यूनिवर्सिटी के कमरा इम्तिहान में मौत का सन्नाटा था। सभी चेहरे अपनी अपनी जवाबी शीट्स पर झुके हुए थे। कुछ चेहरों पर फिक्रमंदी के आसार नुमाया थे, जबकि कुछ मुकम्मल संजीदगी और माहवियत से अपना पर्चा हल करने में मगन थे। पहली लाइन में 8वें नंबर पर बैठी अरूबा के चेहरे पर फैली बेजारी और खौफ दूर ही से नजर आ रही थी। यार माहम, ये बागो बहार किस मुसन्निफ की तसनीफ है? अरूबा ने तेज़ो तरार और होशियार सुप्रीडेंट से आंख बचाकर थोड़ा सा नीचे झुक कर आहिस्तगी से सरगोशी की, लेकिन माहम का आज खून मुकम्मल सफेद हो चुका था। वो ढिठाई से बोली, खुदा की कसम मेरी नहीं है। अपनी बात मुकम्मल करके वो अपनी जवाबी शीट पर तेजी से कलम चलाने लगी, जबकि अरूबा का इस लम्हे दिल चाहा कि इसके हाथ में कलम की बजाय खंजर होता, ताकि वो इस बेवफा, बेमरवत और तोता चशम लड़की की गर्दन तो जरूर ही उड़ा देती, जो इस वक्त सारे रिश्ते भुलाए धड़ाधड़ पेपर हल करने में मसरूफ थी। हालांकि घर में कुछ और तय हुआ था। शराफत से बता दो, वरना अब असजद भैया से शिकायत करूंगी। इस घटिया लड़की ने मुझे पेपर में कुछ नहीं बताया, इसलिए ऐसी फजूल लड़की को कम से कम मैं अपनी भाभी नहीं बना सकती। अरूबा अब डायरेक्ट धमकियों पर उतर आई। इसका बस नहीं चल रहा था कि आगे बैठी अपनी कजन का कीमा तो जरूर ही बना दे। इस धमकी पर माहम का तेजी से चलता हुआ कलम रुका। उसने थोड़ा सा मुड़कर बड़ी खूंखार नजरों से अपनी जमाने भर की फिल्मी और नालायक कजन को देखा, जो इस वक्त जमाने भर की खफगी और नाराजगी चेहरे पर सजाए इसकी तरफ मुतवज्जो थी। इसने डरते डरते स्टेज पर बैठे सुप्रीडेंट को देखा, जो अपने काम में मगन था, और निस्बतन धीमे लहजे में गड़ाई, बकवास बंद करो। ये वही मरूदी सवालात हैं जो मैं रात को रट्टे लगा लगा कर याद कर रही थी, और मोहतरमा इस वक्त टीवी पर मनहूस सा गाना मौजा ही मौजा देखते हुए मूंगफली ठोंस रही थी। अब मर्द कहीं जाकर खबरदार, अब मरो कहीं जाकर, खबरदार मुझे दोबारा तंग किया या हसरत की धमकी दी। उन्होंने ही मुझे कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं इस नालायक को कुछ बताने की। माहम के दो टोक अंदाज पर अरूबा का मुंह खुला का खुला रह गया। इससे ज़्यादा इसे अपने सगे भाई के खून सफेद होने पर ढेरों गुस्सा आया। वो अपने दिखावे और दुखा रांच में डूबी हुई थी। इसे पता ही नहीं चला कि कब सुप्रीडेंट इसके सर पे आन खड़ा हुआ। मोहतरमा, अगर आप अपनी नज़रें दूसरों की बजाय अपने पेपर पर रखें तो आप आइंदा कई साल तक एमए के पेपर्स दे सकती हैं, वरना नकल करने के जुर्म में आपको 3 साल तक डिसक्वालीफाई होकर घर में मक्खियाँ मारना होंगी। अरूबा ने गुस्से से अपने सामने खड़े ब्राउन पैंट कोट में डैशिंग पर्सनैलिटी वाले सुप्रीडेंट को देखा, जिसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी और वजाहत को इसने पेपर शुरू होने से पहले ही 10 मिनट पहले अवाम के साथ खूब सराहा था। वो दोनों हैरान थी कि 4 पेपर्स के बाद अचानक गंजे और ढेर स्टूडेंट के बजाय ये चॉकलेटी हीरो कहाँ से नमूदार हो गया था। वो तो तेज तराज सी सोनिया ये इतला लेकर 1 मिनट में आई थी कि पहले वाले स्टूडेंट की वालदा की अचानक डेथ की वजह से ये मौसूफ इनकी जगह आए थे। मोहतरमा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी नजरें अपने पेपर पर रखें। इसकी सख्त आवाज पर अरूबा ने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा, जिसकी डैशिंग पर्सनैलिटी अब इसे जहर लग रही थी। आप मेरी जगह पर बैठकर देख लें कि मुझे कितना दूसरों का पेपर नजर आ रहा है, और दूसरे भी वो जो मैं हमसाये के हकूक और रिश्तेदारों से सिला रहमी के जज्बात से आ रही हों। अरूबा ने एहतजाजन नाखुशगवारी से जवाब दिया और अपने पेपर की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो उसकी समझ से बालातर था। बहरहाल बीबी, मैं आपको सुबह से नोट कर रहा हूँ कि आप मुसलसल आगे वाली मोहतरमा को डिस्टर्ब कर रही हैं। अब मजीद आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो मैं आपकी जगह तब्दील कर दूंगा। उसने दो टोक अंदाज में अपने सामने बैठी हुई लड़की को गौर से देखते हुए कहा, जिसका सुर्ख सफेद चेहरा गुस्से की ज्यादती से अब ढहक रहा था। बहुत मेहरबानी आपकी। अगर तीसरी लाइन में रखी चौथी काली चेयर पर आप मुझे बिठा देंगे। अरूबा भी अब सरासर चिड़चिड़ा हुई थी। क्यों? उसने बहुत मुश्किल जब्त करके पूछा। वहाँ मेरी एक और दोस्त बैठी है, आज उसे भी आजमाना चाहती हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई हसरत ना रहे और यकीन आ जाए कि मुश्किल वक्त में साया भी साथ छोड़ जाता है।
अलूबा के ढीठ लहजे पर माहम ने मुड़कर इसे खूनख्वार नजरों से देखा और आंखों ही आंखों में तंबीह की, जो इसका शेर के गार में हाथ देने पर तुली बैठी थी। दो चार और लड़कियों ने भी पेपर छोड़कर बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देखा, जबकि वो बेपरवाही से बैठी जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। सुपरिटेंडेंट ने मुकम्मल संजीदगी से इसे देखा और अपने डिप्टी को आवाज़ दी, अजहर, इन मोहतरमा की सीट चेंज कर दें और सबसे आगे जो चेयर खाली पड़ी है वहाँ इसका रोल नंबर लगा दें, और ये दोबारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करें तो शीट कैंसिल करके मेरे पास ले आएँ। मुझे इनका केस बनाते हुए दिली खुशी होगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुका नहीं। माहम के चेहरे का रंग तेजी से उड़ा। इसने फिक्रमंदी से अपनी फर्स्ट कज़न को देखा, जिसको वो खूनख्वार खामखा सता रही थी। इरादा यही था कि अपना सवाल मुकम्मल करके इसे मरूजी सवाल करवा देगी, मगर इसकी यूं हिजरत का वहम गुमान में भी नहीं था। अरूबा ने अपनी चीज़ें उठाते हुए शोलाबार नज़रों से इसे देखा और बड़े पूरे एतमाद अंदाज में मतलूबा चेयर पर जाकर बैठ गई। इसके दाएं जाने बैठी इसकी क्लास फेलो हीरा ने इसे मुस्कुराकर खुशामदीद कहा। अरूबा के चेहरे पर भी बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। बाएं जाने बैठी हुमा का पेपर साफ नजर आ रहा था। उसने आराम और सुकून से बैठते ही दाएं बाएं का जायजा लिया और उसकी पूरी क्लास में ज़्यादातर लोग बड़ी माहियत और बड़ी तेज़ी से पेपर कर रहे थे और 67 लोगों की क्लास में सिर्फ 4 बॉयज़ थे जो इसका सबसे आखिर में थे। लेकिन पूरा साल यूनिवर्सिटी में रिलैक्स फिरने के बाद ही हर सेमेस्टर बड़ी कामयाबी से पास कर जाते थे। अरूबा ने दाएं बाएं देखने के बाद अपने से कुछ कदम के फासले पर बने ऊंचे स्टेज की तरफ देखा। सुपरिटेंडेंट को अपनी तरफ माहियत से देखता पाकर वो एक लम्हे को सटपटा गई। बेख्तियार पहलू बदला और सवालिया पेपर उठाकर एक दफ़ा फिर पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें से ज़्यादातर सवाल इससे नहीं आते थे। 3 सवाल वो हल कर चुकी थी और चौथे और पांचवें ने इसे दस्त में डाल रखा था। MA उर्दू का जदीद शायरी का पेपर था। सवालिया पेपर 3 दफ़ा पढ़ने के बाद उसने दिल ही दिल में सुपरिटेंडेंट को बेदरेग कोसा और कनखियों से हुमा के पेपर की तरफ देखा, जो परवीन शाकिर की गजल निगारी पर धड़ाधड़ लिख रही थी। हुमा की अपनी तरह साइज में बड़ी लिखाई पर आज उसे बेइंतहा प्यार आया था। हुमा के फरबी माइल जिस्म का सबसे बड़ा ज्यादा वही रिकॉर्ड लगाया करती थी। मुश्किल लेकिन इस वक्त इसकी लिखाई के साइज ने इसकी मुश्किल काफ़ी आसान कर दी थी। इसे थोड़ा सा झुककर और नज़र बचाकर लिखना शुरू कर दिया। परवीन शाकिर की गज़लों में गज़ल के पेकर का एहसास है। इसकी एक वजह परवीन की नस्वानी बसीरत भी हो सकती है, जिसने गज़ल को एक कोमल लड़की के रूप में देख लिया था। अरूबा ने भी इतना ही लिखा था कि सुपरिटेंडेंट ने हाजिरी वाला सफ़ा इसके सामने लहराया। एक लम्हे को उसका रंग तेज से उड़ा, लेकिन जल्द ही इसने खुद को संभाला। मोहतरमा परवीन शाकिर की गज़ल ने कौमी लड़की को रूप यकीनन वैसे ही देखा होगा जैसा कि इस वक्त उसने अपने आप को धड़ाधड़ नकल करते हुए देखा है। सुपरिटेंडेंट ने तंजिया नज़रों से इसे देखा। जी सर, मैंने किसी की नकल नहीं की बल्कि खुद लिख रही हूँ, इसने डिटाई के साथ जवाब दिया। मैंने कब कहा कि आप खुद नहीं लिख रही? यकीनन आप अपने कलम से ही बाईं तरफ वाली लड़की मोहतरमा का देख देख कर लिख रही हैं। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वो बेदारी से बोला था और फिर कुछ याद आने पर बोला, ओ ये SF सेक्शन पर हाजिरी लगाते हुए आपने अगली वाली मोहतरमा का रोल नंबर अपने नाम के साथ क्यों लिखा है? माना कि आप नकल लगाने में एक्सपर्ट हैं और कोई आदि मुजरिम महसूस होती हैं, लेकिन बंदा कम से कम रोल नंबर तो अपना ही लिखता है। ये जाली काम आप कम से कम मेरे सेंटर में इम्तिहान देते हुए नहीं कर सकती। यहाँ इस रोल नंबर को रिमूवर से साफ करके और आंखें खोल कर अपना लिखें। सुपरिटेंडेंट का सख्त और दो टोक लहजा रूबा को अच्छा खासा तपा गया। मनहूस, इसने दिल ही दिल में इसे कोसा और गुस्से में इसके साथ हाथ में पकड़ा कागज अपनी तरफ खींचा। सुपरिटेंडेंट ने इस्तेहजाया तबस्सुम से अपने सीने पर हाथ रखते हुए पिंक फूलदार सूट में मलबूस इस तालबा को देखा, जो सुबह से रिच कर रही थी। इसका चेहरा हर किस्म के मेकअप से मुबर्रा सा शफाफ था, अलबत्ता बड़ी बड़ी ही रोशन आंखों में काजल की बारीक सी लाइन इन्हें मजीद खूबसूरत बना रखा था। गुलाबी रुखसारों पर गुस्सा और नाराजगी अजीब सी बहार दिखा रही थी। वह इंतहाई तिलमिलाए हुए अंदाज से इसे अपना रोल नंबर लिख रही थी। ये ले, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं लिखा था, बस एक हिंसे से गड़बड़ हो गई और टेंशन में ऐसा हो ही जाता है। वो बेदिली से वजाहत देते हुए बोली। इसके बचकाना अंदाज में असफर दरानी के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ गई। अच्छी बात है, लेकिन टेंशन में मजीद गड़बड़ मत कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बाएं वाली तरफ वाली मोहतरमा परवीन शाकिर वाला सवाल मुकम्मल करके फैज़ वाला सवाल शुरू कर चुकी हैं। कहीं आप परवीन शाकिर की रोमानी शायरी में फैज़ अहमद फैज़ की इनकलाबी शायरी की खसूसियात लिखना शुरू कर दें।
असफर का लहजा मुतबस्सम और शरीर था। अल्लाह करे मर जाओ तुम। अरूबा ने खा जाने वाली नज़रों से झुंझला कर इसे देखा और दिल ही दिल में इसको खराज तहसीन पेश किया और चिढ़कर बोली, अगर आपको मुझसे इतनी ही हमदर्दी हो रही है, इसने जिस शीट पर परवीन शाकर वाला सवाल लिखा है मुझे ले दे, वरना मेरा टाइम ज़ाया ना करें। मैं किसी नकमी और नालायक लड़की का फेल हो जाना ज़्यादा पसंद करूंगा बजाय इसके कैसे बूटियां फलाम पास करवाया जाए। इसने भी जवाबन चिराया, हाथ में हाजिर शीट पकड़ी और स्टेज की तरफ बढ़ गया। गुस्से की ज्यादती से अरूबा की आंखों में आंसू आ गए और एकदम से इसे परवीन शाकिर की शायरी की खुशियात के दिमाग में रोशन हुई थी। बड़े अब्बा तो हमेशा कहते थे कि अरूबा गुस्से से दिमाग खासा चलता है, वरना पढ़ाई से इसकी बेजारी का पूरा घर गवा था। अब भी टीवी का किसी प्रोग्राम में परवीन शाकिर के मुतालिक होने वाला डिस्कशन इसे याद आ रहा था। इसका कलम भी धड़ाधड़ चलना शुरू हो गया और पता नहीं कहाँ कहाँ से गुमशुदा शायरी इसके दिमाग में आ रही थी। रह गए दस्ते सबा कमला कर, फूल कर आग लगा दी हमने, आतिश गुल होके हो शोला साज, जलने वालों को हवा दी हमने। वो मुकम्मल जोश खरोश से लिखने में मगन थी जब दाएं तरफ बैठी हीरा ने इंतहाई झुंझलाहट के साथ सरगोशी करके इसे मुखातिब किया। वो लिखते लिखते चूक गई और सारी नजरों से हीरा को देखा। ओ दुनिया जहान की बेवकूफ़ और नालायक लड़की, ये अशार तुमने बाजी परवीन की शायरी के अंदर लिखे हैं, ये अंकल नासिर काजमी के हैं, क्यों फेल होने का मुकम्मल इरादा किए बैठी हो। वो शदीद गुस्से में थी और रूबा को अब इस ग्रुप फेलो का ये अंदाज सरासर बुरा लगा था। तुम मेरे पेपर्स पर नजरें टिकाए बैठी हो, मैं क्या लिख रही हूँ, फिर पेपर चेक करने वाले ने कौन सा परवीन शाकिर का पूरा दीवान खोल कर पी रखा होगा। जमाने की जाहिल लड़की, ये पेपर सर तौफीक ने चेक करना है, जिन्होंने पीएचडी का थीसिस नासिर काजमी की शायरी पे कर रखा है और जिनको वैसे ही तुम्हारी गैर हाजिरियों का बहुत गुस्सा है, और गुस्सा निकालने का सही मौका माशाल्लाह तुम खुद फराहम कर रही हो, मुबारक हो। हीरा इसे लान तान करके अपने पेपर की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। नो टॉकिंग। सुपरिटेंडेंट की सख्त आवाज पर रूबा ने एक तेज नजर इस पर डाली और बादल नौख्वास्ता अपने पेपर पर झुक गई और सोचने लगी, भला नासिर कादमी को क्या सूझी के झलने वाले लोगों को हवा देने लगे। अच्छा खासा औरतों वाला शेर था, उसे काटते हुए खासा दुख हो रहा था। फिर दो चार दूसरे अशार पर से कुछ शक सा हुआ, लेकिन फिर सर तौफीक की यादाश्त की खराबी की दुआ करते हुए इसने रहने दिए। जैसे तैसे करके इसने पेपर हल कर लिया। बाहर निकलते हुए इसका मूड खासा खराब था। सॉरी यार, मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि तुम सुप्रिटेंडेंट साहब हाथ मुंह धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। माहम ने डरते डरते कनखियों से इसके मूड का अंदाजा करते हुए हकीकतन खफा जरा लहजे में कहा, जबकि सिर तो लगा था कि किसी ने दुम पर पाँव रख दिया है। शट अप। तलखी से मुस्कुराई, तुम्हारी तो शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं अपना ये लास्ट सेमेस्टर मुकम्मल ना कर पाऊँ, ताकि काशाना नूर में मंसूर के झंडे लग जाएं, हर तरफ से वाह वाह हो जाए, और मैं तो वैसे भी काशाना नूर के आलिम और फाजिल लोगों के लिए बदनामी का धब्बा हूँ। और जब अब मैं इस पेपर में बुरी तरह फेल हो जाऊंगी तो साथ ही तुम्हारी काबिलियत की मिसालें दी जाएंगी, और तुम ये मौका क्यों हाथ से गंवाना चाहोगी। अरूबा की आंखें मुमकिन बेइज्जती के ख्याल से लबालब पानियों से भर गई थी। नागवारी के चेहरे से हवादी हो रही थी। अरूबा, खुदा की कसम, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, तुम गलत सोच रही हो। बिलीफ में मेरा इरादा था कि मैं सवाल मुकम्मल करके तुम्हें मरूजी सवालात करवा दूंगी। माहम ने बड़ी नरमी और रसानियत से कहा कि वो नाराज़गी से इस तेज से चलती रही। इस गुस्सा और अजनबियत वाज़ह थी, और यकीन करो मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि स्मार्ट और डैशिंग से सर इतने ज़्यादा रूड और फ़र्ज़ की अदायगी में इतने ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। मैं हक्का बक्का रह गई जब उन्होंने तुम्हारी सीट तब्दील की। माहम ने एक दफ़ा फिर सफाई देने की कोशिश की, मगर डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर पड़ी बेजारी से बैठी वो बरहम सी इसे नज़रअंदाज करके अपने किए हुए रखे अपने बालों की उंगलियां फेरने लगी। माहम ने कनखियों से इसे देखा, मगर वो चेहरे पर नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए डिपार्टमेंट के बाहर हंसते मुस्कुराते चेहरों को मुकम्मल संजीदगी से देख रही थी। यकीन करो मुझे सुप्रिटेंडेंट सर पे बहुत गुस्सा आया। माहम ने एक दफ़ा फिर अपने जज्बात का इजहार किया, मगर वो भड़क उठी। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मुझे इंतहाई इज्जत एहतराम के साथ स्टेज पे बैठा कर किताब खोल कर नकल करवा देते। जब उसने देखा कि मेरी नजरें एक ज़माने भर बेमरोवत लड़की के पेपर पर हैं जो मुझे लम्हा भर को भी लिफ्ट नहीं करवा रही, जिसका खून सफ़ेद हो चुका है, तो वो कौन सा मेरे मामे का पुत्र था जो मेरा ख्याल करता। वो रूखे लहजे में बोली, वो खतरनाक हद तक संजीदा थी। मेरा ख्याल है कि असरत आ गए। माहम अचानक नजर डिपार्टमेंट की तरफ तेजी से आते हुए असरत पर पड़ी तो अरूबा ने भी चूम कर अपने भाई को देखा।
جس نے پاس آ کر بڑے خوشگوار انداز میں ہاتھ ہلایا تو اسے دیکھتے ہی ماہم کے چہرے پر رنگوں کے دھنک سی بکھری تھی۔ عروبہ نے خاص جانب انداز میں اسے دیکھا جس کے گلگلوں چہرے پہ اور بھی رنگ بکھر گئے تھے۔ ہاں بھائی گرلز، کیسا ہوا پیپر؟ وہ قریب پہنچتے ہی بے چینی سے بولے تھے۔ پیپر کا یاد آتے ہی عروبہ نے ایک دفعہ پھر منہ پھیلا لیا۔ اسجد نے مانی خیز نظروں سے ماہم کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں دریافت کیا تو اپنے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کرتی ماہم بڑی دلکشی سے مسکراتی اور دانستہ خاموش رہی۔ اسجد نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ میرا خیال ہے ماہم کا پیپر تو حسب سابق بہت عمدہ ہوا ہوگا، البتہ عروبہ کی سائڈ سے اس دفعہ بھی گڑبڑ لگتی ہے۔ اسجد کے شرارتی لہجے پر عروبہ نے احتجاجی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا اور غصے سے پارکنگ کی طرف چل دی جہاں اسجد نے اپنی گاڑی پارک کی ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کو لینے آئے تھے۔ گھر میں بڑے ابا نے شور مچا رکھا تھا کہ آج بچوں کا پیپر ہے، فوراً ان کو لے کر آؤ، کہیں وہ یونیورسٹی میں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ماہم نے آنکھوں کے اشارے سے اس کی ناراضگی کا بتایا اور پھر آہستگی سے پورا واقعہ بتانے لگی، جسے سننے کے بعد اسجد نے دل کھول کر کہکا لگایا۔ چلتے چلتے عروبہ نے مڑ کر غصے سے انہیں دیکھا اور تیز تیز چلنے لگی۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی اور ناراضگی سے پلٹ کر دیکھا تو اسے ایک دم شوق لگا۔ ایک لمحے کو تو اسے یقین بھی نہیں آیا۔ اسجد بھائی کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ رکھے سپرنٹینڈنٹ سر کو بڑے ہی شگفتہ انداز میں گفتگو کرتے دیکھ کر اسے سکتا ہی تو ہو گیا تھا۔ ان دونوں کا انداز بتا رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان خاصی گہری دوستی اور بے تکلفی ہے۔ وہ تینوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اسجد بھائی اب بڑے خوشگوار انداز میں بتا رہے تھے، یار ماہم کا تو میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، جبکہ یہ نالائق میری چھوٹی بہن عروبہ ہے۔ اس تعارف پر عروبہ نے ماتھے پر شکنیں ڈال کر انتہائی کوفت بڑے انداز میں تھوڑا سا رخ موڑ لیا، جبکہ وہ زو مانی انداز میں بولا، اوہ تو اسجد یہ تمہاری سسٹر ہیں؟ حیرت ہے۔ اسفر کے ادھورے جملے پر عروبہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے معلوم تھا کہ جملہ کس پس منظر میں کہا گیا ہے، کیونکہ اسجد بھائی نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا تھا اور ان کے خاندان میں سبھی علامہ اور ذہین و فطین تھے سوائے اس کے۔ بھئی کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسجد بھائی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی بات کر رہا تھا، اس نے سراسر ٹالا تھا، جبکہ وہ اس کے سٹائل پر عروبہ کا دل چاہا تھا کہ ہاتھ میں پکڑی فائل تو فوراً اس کے سر پہ دے مارے۔ اس نے دل ہی دل میں 2-3 دفعہ اسے کوسا۔ آؤ یار کہیں بیٹھ کر چائے نہ ہو جائے؟ یقین کرو کہ اس سرپرائز ملاقات سے کم از کم مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تم تو جب سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہو امریکہ سے تو ہم لوگ تو تمہاری شکل کو ہی ترس گئے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے بلال نے بتایا تھا کہ تمہاری اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں جاب ہو گئی ہے، اور ہر دفعہ میں سوچتا تھا کہ کسی دن ماہم اور عروبہ کو لینے گیا تو تم سے ضرور مل کر آؤں گا۔ اسجد بھائی کے لہجے کی خوشگواریت بتا رہی تھی کہ انہیں اپنے اس دوست سے مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے، جبکہ مد مقابل کے چہرے کے تاثرات بھی ان سے ملتے جلتے تھے۔ وہ لوگ چلتے چلتے سینٹرل لائبریری والی کینٹین کے پاس آ گئے۔ ماہم بڑی دلچسپی سے جبکہ عروبہ بڑی اکتاہٹ سے دو بچھڑے دوستوں کی باتیں سن رہی تھی۔ بھائی ان کا تعارف تو کروا دیں، اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے دوست ہیں۔ ماہم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، جبکہ عروبہ کو اس کی یہ بے تکلفی ایک آنکھ نہیں پائی تھی۔ اور سوری یار، میں بھول ہی گیا، یہ میرا بہت اچھا پیارا گہرا اور ذہین و فطین دوست اسفر ہے۔ اسجد بھائی کی بات پر اس نے ہنستے ہوئے ٹوکا، یار اب اتنا بھی مکھن نہ لگاؤ،